नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का पहला अनुपूरक बजट आज पेश करने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विधानमंडल में पेश होने वाला ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। इस अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकताओं और तैयारियों की प्लानिंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हर किसी की नजर आज पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर टिकी हुई है। बता दें कि योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी है। इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले इस अनुपूरक बजट में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए जरूरी फंड आवंटित किया जा सकता है। आज पेश होने वाले बजट में काशी, अयोध्या और गोरखपुर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी देखने को मिलेगी। योगी सरकार का ये अनुपूरक बजट 30,000 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि सरकार के इस मिनी बजट में राज्य के विकास और जनता के लिए क्या तोहफे होंगे। वहीं वित्त विभाग ने सरकार की तरफ से तय दिशा निर्देशों के बाद ही इस बजट को तैयार किया है। माना जा रहा है कि इस बजट के माध्यम से योगी सरकार अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अच्छी धनराशि दे सकती है। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे कई प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छी धनराशि आवंटित की जा सकती है। माना जा रहा है कि मिशन शक्ति को ग्रामीण इलाकों में और आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार 600 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में अंतिम संस्कार और दूसरी सुविधाओं के इंतजाम पर खर्च हुए स्वच्छ भारत मिशन के पैसे की भरपाई भी इस दौरान की जा सकती है। वहीं मानदेय कर्मचारियों का पैसे बढ़ाने की उम्मीद भी अनुपूरक बजट से लगाई जा रही है। और 22 का पहला अनुपूरक बजट आज पेश करने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विधानमंडल में पेश होने वाला ये बजट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बजट में जो बजट है वो भी पेश होगा और इसी के साथ साथ ये अब योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी है। आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा के आज पेश करने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले विधानमंडल में पेश होने वाला ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। इस अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकताओं और तैयारियों की प्लानिंग देखने को मिलेगी। हर किसी की नजर अब आज पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था जहां पर सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा ने वहां पर वेल में पहुंचकर सभापति को आईना भी दिखाया, प्रदर्शन भी किया और इसी के साथ सड़क से लेकर सदन तक सपा ने यहां पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सपा ने
गैस सिलेंडर के कार्टून हाथ में लिए हुए थे और कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने तो आईना भी हाथ में लिया हुआ था और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये हम जाकर सभापति को और बीजेपी सरकार को वहां पर आईना दिखाने का काम करेंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। जिस तरीके का कल बजट सत्र रहा, मॉनसून सत्र कल जिस तरीके से रहा, उसमें ये कार्रवाई भी स्थगित हुई, सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया और उसके बाद अब आज दूसरा दिन है जो काफी अहम माना जा रहा है। करीब 35,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बजट 35,000 करोड़ रुपए का पेश हो सकता है। बता दें कि योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी है और इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले इस अनुपूरक बजट में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए जरूरी फंड आवंटित किया जा सकता है। आज पेश होने वाले बजट में काशी, अयोध्या और गोरखपुर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी देखने को मिलेगी। योगी सरकार का ये अनुपूरक बजट 30,000 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। 30,000 करोड़ के पार ये अनुपूरक बजट हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी बीच अब हालांकि साफ ये तभी हो पाएगा जब ये अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद ही सब साफ हो सकेगा कि सरकार के इस मिनी बजट में राज्य के विकास और जनता के लिए क्या तोहफे होंगे। ये देखना भी अहम होगा क्योंकि योगी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या जनता को यहाँ पर सौगातें दी जाएगी, ये देखना अहम होगा। क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर भी जनता को काफी सौगातें यहाँ पर दी जा सकती है। इसीलिए ये देखना अहम होगा कि आज किस तरीके की सौगातें जनता के लिए और विकास कार्यों के लिए ये बजट पेश किया जाता है। अब ये तमाम चीजें तभी साफ होंगी जब अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मिनी बजट में राज्य के विकास और जनता के लिए क्या तोहफे होंगे, ये आज सभा की सदन की कार्यवाही में पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। वित्त विभाग ने सरकार की तरफ से तय दिशा निर्देशों के बाद ही इस बजट को तैयार किया है। वित्त विभाग ने पूरे दिशा निर्देशों को माना है और उसके बाद ये बजट तैयार हुआ है। अब हालांकि माना यह भी जा रहा है कि इस बजट के माध्यम से योगी सरकार अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अच्छी धनराशि दे सकती है। सबसे ज्यादा तो जो धनराशि होगी वो विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए हो सकती है और इसी के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी राशि आवंटित की जा सकती है। डिफेंस कॉरिडोर जो ATS सेंटर भी बनाने की डिमांड की गई है सहारनपुर के देवबंद में, उसके लिए भी, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए धनराशि आज आवंटित की जा सकती है। तो इस बीच सीधे आपको हरियाणा लिए चलते हैं जहां पर CM मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। सम्मान किया और इनका सम्मान यानी अब ये सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी है, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव है, हरियाणा के धर्मपुत्र हैं। और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी होनहार खिलाड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हरियाणा से हमारे 30 खिलाड़ी गए थे और कुल जो मेडल टैली थी 7, उसमें से 6 व्यक्तिगत मेडल है, उसमें से 3 हरियाणा के, और जो टीम मेडल है उसमें भी 2 खिलाड़ी हॉकी के वो हरियाणा से ही है। हमारी हॉकी की जो टीम है वो चौथे नंबर पर रही, उसमें भी 9 खिलाड़ी महिला हॉकी में हरियाणा से है। तो हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ करके कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में हम देश में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन वहीं एक विडंबना है कि हमारे देश का स्थान दुनिया में उस प्रकार का भी नहीं है। हम अभी भी 48वें स्थान पर हैं। हालांकि ये स्थान भी हमको पहली बार मिला है, 48वां जो रैंक मिला है पहली बार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। अपने देश के रैंक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बड़ी टैली वाले जितने देश हैं उसके साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, इसमें हरियाणा अपनी भूमिका निभाएगा
और हरियाणा को भूमिका निभाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जैसे, ये जरूर इसमें अग्रसर होकर के सहयोगी बनेंगे। मैंने एक ऑफर की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी खिलाड़ी हरियाणा से थे उनका सम्मान भी किया जा रहा है और इसी के साथ अब हरियाणा को खेलों का हब बनाया जाएगा। तो अब रुख खबर की ओर कर लेते हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। तड़के सुबह जैसे ही लोग उठे उनको ये बढ़ोतरी दिखी और बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडरों का दाम 859.5 रुपए हो गया है। ये बढ़त सोमवार रात से ही लागू हो गई है। कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 886 रुपए का, मुंबई में 859.5 रुपए और लखनऊ में 897.5 रुपए का हो गया है। इसी तरह 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम भी 68 रुपए की बढ़ोतरी उसमें की गई है। दिल्ली में इसका दाम बढ़कर 1618 रुपए हो गया है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली और 15 तारीख को रसोई गैस के दाम की समीक्षा करती हैं और इसके पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर है और उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार ने लगातार गैस की कीमतों में सब्सिडी खत्म करते जाने की कोशिशें भी की है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस महीने की शुरुआत में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 73.5 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा उन्होंने किया था। इस दौरान कंपनी ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। बता दें कि एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आप एलपीजी यानी रसोई गैस का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक मिस्ड कॉल करनी होगी। अब ऐसी सुविधा सिर्फ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरू की है। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर है, उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार ने लगातार गैस की कीमतों में सब्सिडी खत्म किए जाने की कोशिश की है। तो महंगाई एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। तड़के सुबह जैसे ही लोग उठे उनको ये खबर मिली और जिसके बाद लोगों में चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि अब कंपनियों ने गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में 68 रुपए की सीधी बढ़ोतरी की गई है और जिससे साफ साफ जनता की जेब पर एक बड़ी मार पड़ी है। फिर से रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रही है और इन दामों को कम करने की कोशिश की जा रही है। गैस की कीमतों में सब्सिडी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से सरकार लगातार गिरती जा रही है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के जब इजाफा हो रहा है तो सरकार की आलोचनाएं भी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो जनता हो, लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार के तमाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का ये कहना है कि अगर गैस सिलेंडर में या फिर महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसका सीधा जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी का राज था और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है उसकी जिम्मेदार है लगातार महंगाई बढ़ने की। इस तरीके की बातें जो है वो बीजेपी द्वारा कही जा रही हैं। तो आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो हैं 25 रुपये उसकी कीमतें बढ़ी है, जिसके बाद बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाला 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर 860.5 रुपए पर बिक रहा है। ये बढ़त सोमवार रात से ही लागू हो गई है। कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 886 रुपए, मुंबई में
59.5 रुपए और लखनऊ में 897.5 रुपए का ये सिलेंडर हो गया है। और इसी तरह से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 68 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसी तरह 19 किलो के जो कमर्शियल सिलेंडर है 68 रुपए की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में यह सिलेंडर 1,618 रुपए का बिक रहा है। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली और 15 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा करती हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने जो इजाफा किया था वो 25 रुपए था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ अब आज सुबह पेट्रोलियम कंपनियों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं एलपीजी के। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मोहन लाल जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कुंवर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मोहनलाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब आज एक बार फिर से 68 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है एलपीजी के दामों में। क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार जो विपक्ष है और जनता है वो आपकी आलोचना इसको लेकर कर रही है, क्योंकि महंगाई लगातार बीजेपी के राज में बढ़ती जा रही है। मुस्कान जी, पहले तो अपना एक बार सवाल जरा दोहराएं। आपने कहा कितने रुपए बढ़े हैं पिछले 7 वर्षों में? पिछले 7 वर्षों में नहीं सर, अभी आज 19 रुपए का जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उसमें 68 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जी जी, और इसको लेकर जनता लगातार आपकी आलोचना कर रही है कि लगातार बीजेपी के राज में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए मुस्कान जी, पहले तो मैं एएनबी और आपका दोनों का धन्यवाद करूंगा कि आपने ये जो विषय लिया, आपके चैनल के माध्यम से आज बहुत सारे हमारे देशवासियों को समझ आएगी कि बात ये बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और बढ़ने की पीछे की ओवरऑल क्या सरकार की योजना है। देखिए जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो आज रेट बढ़ रहे हैं, डीजल है या पेट्रोल है, ये कांग्रेस के उस समय का, जब हमें 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और जब मोदी जी ने इसको देखना शुरू किया तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो ब्याज था कंपनियों का, जो देनदारी थी कंपनियों की, वो इन 7 वर्षों में धीरे 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 करके कम हुई है। 70,195 करोड़ रुपए का ब्याज पिछले 5 वर्षों में सरकार दे चुकी है। एक तरह से जो आपने ये जो आप देख रहे हैं कि भाई कुछ पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये जो ब्याज बढ़ा है, सॉरी ये जो रेट बढ़े हैं, इसका जैसा हम और आप सब जानते हैं कि ये कच्चे तेल का जो भाव होता है, जब उसका रेट ऊपर नीचे होता है तो एक मुख्य वजह होती है दाम बढ़ने की। एक तरफ सरकार कच्चे तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे जूझ रही है, दूसरी तरफ सरकार में जो पिछले 2 वर्षों के अंदर महामारी आई कोरोना की वजह से, उससे भी जूझ रही थी। बट उसके बावजूद भी बड़ी कुशलता के साथ, बड़े कुशल नेतृत्व के साथ सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण किया। इस पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं लोड तो पड़ा, डीजल के दाम पे और पेट्रोल के दाम थोड़े बढ़ने से लोड तो पड़ा, बट हमारे समाज के उस वर्ग को पड़ा जो कहीं थोड़ी बहुत झेलने की स्थिति में है। लेकिन साथ साथ 80 करोड़ देशवासियों को 2 वक्त के राशन, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था भी हो जाए, उसके लिए 80 करोड़ देशवासियों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया है। बहनों को करीब करीब 40 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पीछे डालने का काम किया गया। तो ये जब हम ओवरऑल जब देखते हैं पूरे देश की को एक नजर से देखते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें सफल हुई है। और ये जो कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में जो सब घोटाले की वजह से जो सारा लोड पड़ता रहा सरकार के ऊपर, आज पिछले 7 वर्षों में उसको धीरे धीरे कम करके और अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। और सिर्फ डीजल पेट्रोल रही है, एक तरफ तो डीजल पेट्रोल को मैनेज कर रही है, दूसरी तरफ आज चाहे हाइड्रोजन का विकल्प हो,
चाहे सीएनजी का विकल्प हो। आज देश के अंदर आप देखते हैं, आप दिल्ली से हरिद्वार की तरफ चले जाइए, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाइए, दिल्ली से जयपुर जाइए, दिल्ली से आगरा जाइए, तो जहां आपको एक भी सीएनजी स्टेशन नहीं मिलता था, आज आपको कई सीएनजी स्टेशन 10-10, 20-20, 15-15 किलोमीटर की डिस्टेंस से ठीक है, मिलता ठीक है मोहनलाल तो जी, आपके एक तमाम तरफ बातों के सरकार जवाब control में कर रही है। आपके तमाम बातों के जवाब मेरे पास है, वो मैं जरूर दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले कुंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि अगर पेट्रोल डीजल और अब ये जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं, अगर ये दाम बढ़ रहे हैं, अगर महंगाई बढ़ रही है, तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने ब्याज इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, कर्ज इतना ज्यादा देश पर था कि इसी वजह से ये दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं, आरोप सीधा सीधा आप पर। देखिए, ये तो झूठ बोलने की पार्टी है। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। देश का बजट 34 लाख करोड़ का है और प्रधानमंत्री जी सीधे कहते हैं 100 लाख करोड़ रुपया बेरोजगारों के लिए। तो ये तो झूठ बोलना जानते हैं। दूसरी बात, इनसे जरा पूछ लीजिए कि 70 साल कांग्रेस थी तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को तो जूता ना मारे, क्योंकि इन्हीं की पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री हुए और उनको भी ये जो इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम अपने लोगों का तो सम्मान कर ले। क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर्ज नहीं लिया? दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 60 साल बनाम 60 महीना, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? फिर आपने नोटबंदी लागू की तो आपने कहा इस नोटबंदी से हम दुनिया के सारे आपको खुश मसीद कर देंगे, आपको 15 लाख दे देंगे, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, कोई गरीब नहीं रह जाएगा, हमको 100 दिन दे दीजिए। अब इसके बाद इनका देखिए, अभी बंगाल का चुनाव जब हो रहा था 65 दिन कोई महंगाई नहीं बढ़ी डीजल पेट्रोल में। इनसे जरा पूछिए कि जब चुनाव आता है तब महंगाई क्यों नहीं बढ़ती? 25 रुपया से लेकर 100 रुपया तक एक झटके में आप बढ़ा देते हैं और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत दुनिया को पता है। लेकिन जब अभी आप महामारी का अभी कह रहे थे, हमारे साथी महामारी से झेल रहे हैं, तो महामारी से झेल रहे हैं तो जो आप अभी 250 जिलों में आप अभी यात्रा निकालने वाले हैं, उस यात्रा का महामारी से लेना देना नहीं है। 900 कार्यालय आपने 10 तल्ला ठोक दिया, उसमें महामारी से लेना देना नहीं है। इस महामारी के नाम पर आपने लोगों की हत्या की है और उस हत्या की जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और देश की और सरकारें हैं जो झूठ बोल रही हैं। अभी ये कह रहे थे महंगाई का ताल्लुक कांग्रेस से है, तो कब आप ये कहोगे कि हम सरकार में? क्या हमेशा आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहोगे? और एक बात जान लीजिए, साथी को बताना चाहता हूं, 23 लाख करोड़ रुपया आपने एक साल में पेट्रोल डीजल पर कलेक्शन किया, वो कहां है? 76 खरब रुपए आपने विश्व बैंक से लिए, वो कहां है? देश का बजट है, वो कहां है? यानी गरीब गुरबा जो अपना सामान खरीद कर जीएसटी भरता है या जो टैक्स देता है, वो सिर्फ महामारी के नाम पर, और इधर विधायक खरीदना, कार्यालय बनाना, यात्राओं पे खर्च करना, इसका भी जरा बखान सुन लीजिए। बिल्कुल मोहन लाल जी, इतने आरोप आप पर लगाए हैं, तमाम सवाल आपसे पूछे हैं, उनका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने जिस तरीके से पहले बात कही थी अपने स्टार्टिंग कमेंट में, आपका स्टार्टिंग कमेंट था इसलिए मैंने आपको रोका नहीं, आपने ये बातें कही कि कांग्रेस ने इतना ब्याज देश पर दे दिया था, इतना कर्ज देश पर दे दिया था, उसको चुकाने के लिए ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन क्या जब जनता टैक्स दे रही है तो फिर उसके बाद भी इस तरीके से आप राजस्व वसूल करेंगे? मुस्कान जी, अभी कुंवर सिंह जी ने जो आंकड़े दिए ना कि भाई हमारी सरकार तो 70 सालों में से बहुत समय पे अटल जी की सरकार रही, तो मेरे साथी को बहुत अच्छे से मालूम है कि पिछले 70 वर्षों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार मात्र 10 वर्ष ही रही है। 60 साल आप लोगों ने राज किया है, और आप लोगों ने किस तरह से राज किया है कि जमीन घोटाले से लेकर आसमान तक के घोटाले किए और देश को किस तरह से कर्ज में डुबाया, वो भी पूरी देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। अब मैं बात आ जाता हूं आंकड़ों पे कि साहब 23 लाख करोड़ रुपए के जो कलेक्शन है, मैंने अभी शायद हमारे साथी ने सुना नहीं, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी प्रधानमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है। उन गरीबी मिटाने की जो कांग्रेस नारा दिया करती थी हम गरीबी मिटाएंगे, जिन्होंने कभी गरीबों की सुध ही नहीं ली,
जिन्होंने इस देश से गरीबी को निपटाने का जो योजना बनाई रखी, उनको बता देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आज कम से कम एक परिवार के एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज या 4 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने किया है। तीसरी बात मैं आंकड़े पे आता हूं। मेरे कुंवर जी बैठे हैं, जरा ये बताएं कि आज राजस्थान के अंदर इनकी सरकार है, क्यों नहीं ये यहाँ पे अपना वैट जो डीजल पेट्रोल पे क्यों नहीं घटा देते हैं? क्यों 30% पेट्रोल के ऊपर और 17% डीजल के ऊपर चार्ज कर रहे हैं? सरकार तो तैयार है। सरकार कहती है यदि आप 5 रुपए घटाएंगे तो हम 2 रुपए घटाने को हम भी तैयार हैं। आप 5 घटाइए, हम 7 रुपए घटाएंगे आपके साथ। आप तो घटाएंगे नहीं। लेकिन आप 23 लाख करोड़ की बात करेंगे। मोहनलाल जी, पहले सरकार ही क्यों नहीं कर लेती? अगर केंद्र सरकार ही पहले घटा लेती है तो उसके बाद क्या पता राज्य सरकार आपसे आपकी उस मिसाल पर चलकर इस तरीके से काम कर ले। मैं आपसे जवाब लूंगी इसका, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख गेस्ट की ओर कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। मोहनलाल जी, आप कह रहे हैं कि ये राजस्थान में क्यों वैट कम नहीं कर लेते, लेकिन अगर राज्य सरकार ही कम कर लेती है तो केंद्र सरकार ही अगर कम कर लेती है तो राज्य सरकारें भी इसकी आपके दिशा निर्देशों पर चलकर कम कर सकती हैं। मुस्कान जी, आप लोग बहुत बारीकी से पूरे देश की खबरों को कवर करते हैं। आपको ध्यान होगा अच्छे से कि केंद्र सरकार ने 2 बार अपने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया है। एक बार 5% के आसपास कम की थी, एक बार 7% के आसपास कम की थी, और ये इसी उम्मीद के साथ की थी कि राज्य सरकारें भी इसके साथ सहयोग करेंगी। लेकिन आज दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली के अंदर पेट्रोल 30% वैट चार्ज करती है दिल्ली सरकार, 17% डीजल पे चार्ज करती है दिल्ली सरकार। राजस्थान का क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है, हम सबसे छुपा नहीं है। ये क्या हमें ही दोष देते रहेंगे? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वहां जो राजस्थान की जनता है, पंजाब की जनता है, उनके ऊपर लोड कम हो? क्यों नहीं ये 5%, 7%, 10%, 15% रेट घटा के दिल्ली की जनता को। लेकिन मोहनलाल जी, आप इस तरीके से कह रहे हैं कि हमने तो कम किया था, ये कम नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कम करेगी तो हम कर लेंगे, हम राज्य का बजट कम होता है, हम कहां से अपना रास्ता वसूलेंगे? आप दोनों के ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसके बीच में फिलहाल जनता पिस रही है सर। जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। मैं लौटूंगी मोहन जी आपके पास, मैं लौटूंगी। कुंवर सिंह जी से आपके बातों का जवाब ले लेते हैं। कुंवर साहब, तमाम आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की सरकार तो पिछले 70 सालों में मात्र 10 साल रही है, बाकी के 60 साल तो कांग्रेस की ही सरकार रही। उसी सरकार में जो देश का बजट था, जो देश पर कर्ज है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आप इनसे जरा पूछ लीजिए, देश का कर्ज बढ़ा है तो देश का विकास भी कांग्रेस ने किया। भाखड़ा नंगल बांध से देख शुरू करिए, क्या कर्ज और लेकर एम्स विकास तक करेंगे आइए। सर? आज जब वो कर्ज चुकाना ही पड़ रहा है तो फिर क्या विकास? नहीं, आप मैं आ रहा हूं मुस्कान जी। पिछले 2014 से और 2021 तक देश में कितना कर्ज हुआ है ये भी आप पता लगा लीजिए, और देश की सार्वजनिक कंपनियां जितनी बिकी है वो पता लगा लीजिए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता रहा हूं। 1991 से 2014 तक जो 1% PSU सार्वजनिक कंपनियां जो थी उनका बेचने का निर्णय यानी विनिवेश करने का था, और 2014 से 2021 तक में 6 गुना इन्होंने बेचा। 23 PSU इन्होंने बेच दिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि कांग्रेस शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में तो इनकी 18 साल से सरकार है। मध्य प्रदेश का हाल आप बता दीजिए, बिहार में आप बता दीजिए। आप जब सरकार में आए थे, यदि आपसे नहीं हो सकता तो आपने वादे क्यों किए थे? आपने घोषणा पत्र ऐसा क्यों बनाया? आपने कहा हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 60 सालों में कांग्रेस ने कभी किसानों की के कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगाया। आपने 28% टैक्स लगाया। कि कांग्रेस के 60 सालों में यूरिया और खादों की बोरियां 50 किलो की हुआ करती थी, आपने उसको 45 किलो कर दिया। आपने सिर्फ व्यापारियों और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए कहा कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, और उनका माफ कर दिया। किसानों को क्या मिला? आपने किसानों पर जबरदस्ती 3 बिल लाए जो नहीं चाहते थे, देश का किसान नहीं चाहता, बिना मांगे आप थोप रहे हो, और नतीजा 9 महीने से किसान दिल्ली की सरहद पर है, देश के अन्य हिस्सों पर वो आंदोलन पर है। आप कहते हो हमने किया। बेरोजगारी आपने कही थी हम दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी
खरीदेंगे। कितने लोगों को आपने दिया? और एक बात याद कर लीजिए, ये जो महामारी का नाम लेते हैं, महामारी के नाम पर आप जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर भिखारी बना रहे हो, देश के लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन पर खड़ा कर रहे हो। 15 लाख देने का वादा किया था, आज 5 किलो अनाज पर आ गए। और मुस्कान जी, कुंवर सिंह जी सुनिए, आपकी तमाम बातें सही है, लेकिन ये जो आपने अभी बात कही है कि देश की जनता को भिखारी बना रहे हैं, अगर कोरोना काल में जनता को राशन मिल रहा है, चाहे वो लाइन में लगकर मिले, चाहे वो कहीं भी लगकर मिले, लेकिन अगर उनको राशन मिला तभी उन्होंने भरपेट खाना खाया, वरना जितने ज्यादा कोरोना से, जितने ज्यादा महामारी से लोगों की मृत्यु हुई है, उससे ज्यादा बेरोजगारी या भुखमरी से हो सकती थी। ये आंकड़े बाकी के तमाम आंकड़े ठीक हैं कुंवर सिंह जी, लेकिन ये बात आप नहीं कह सकते हैं। जनता को अगर राशन मिला है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन कदम कहा जा सकता है। मोहनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में? बेहतरीन कदम है। देश की गरीब जनता से कांग्रेस का कभी मतलब रहा ही नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा से, क्योंकि पूंजीवादी पार्टी की पार्टी रही है, आज 80 करोड़ देशवासियों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस को पेट में दर्द है, इसके लिए कांग्रेस को बेचैनी है। आज देश की पूरी 138 लगभग 138 करोड़ जनता को मुफ्त वैक्सीन मिल जाए, उनको इलाज मुफ्त में हो जाए, ये कांग्रेस को बात पची नहीं रही है। क्योंकि इनको तो लगता था कि कोई भी योजना आती थी उसमें हम अपने घर भरते थे, अपने बैंक अकाउंट भरते थे, अपने रिश्तेदारों को पैसा भिजवाया करते थे। आज इनको लगता है कि ये देश की जनता के साथ क्यों हो रहा है। दूसरी बात, लेकिन मोहनलाल जी, कांग्रेस के पेट में दर्द तो इस बात से भी है कि आपने तीनों कृषि कानून किसानों पर बेमतलब थोपे हैं। जब वो नहीं चाहते थे तब आपने थोपे, इस बात से भी कांग्रेस को दुख है। और तभी वो मुस्कान जी, आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। आज अगर देश के किसानों को दिक्कत होती तो देश का किसान बोलता, लेकिन ये सिर्फ कुछ पूंजीवादी लोग जो उन्होंने यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा रखे, ये किसान नहीं है, ये तो वो बीच के लाइजनर हैं जो जिनको बहुत मोटी। सर, आप एक बार भी उन किसानों के बीच में गए हैं क्या सर? आप जिन्हें तमाम खालिस्तानी तमाम चीजें कह रहे हैं, क्या आप कभी गए? सुनिए सर, हम खालिस्तानी नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बार बीजेपी की ओर से इस तरीके के बयान सामने आए हैं। बीजेपी ने उनको पूंजीपति कहा या कई ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। सीधा अगर कहें तो आपने सिर्फ ये कहा कि वो किसान नहीं है, सीधी बात आपने ये कहा कि वहां पर किसान नहीं बैठे हैं, ये तो कहा आपने। मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ। लेकिन आप जब उनके बीच में गए ही नहीं है तो आपको कैसे पता? जब जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, पासी में पार्लियामेंट चल रहा था, उस समय भी किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने वहां जाने का हिम्मत नहीं जुटाई कि वहां किसानों के बीच जाकर उनकी बातें सुनी जाए। संसद पूरा मानसून सत्र इस तरीके से चला गया, जंतर मंतर पर एक भी किसान के पास नहीं गए हैं, आप उनकी बातें नहीं सुनी आपने, वो वहां पर प्रदर्शन करते रह गए। 1 साल उनको होने को आया है बॉर्डर पर बैठे को, 9 महीने से ऊपर हो गए हैं। जय मुस्कान जी, जहां तक बात देखिए हमारे किसान को संपर्क करने की है, मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मैं यहाँ पे कोंडली बॉर्डर भी गया हूँ, सोनीपत बॉर्डर भी गया हूँ, टिकरी बॉर्डर भी गया हूँ और गाजीपुर बॉर्डर भी गया हूँ। वहां मैंने अपनी आंख से देखा है वहां क्या स्थिति है। वहां जो इन्होंने टेंट लगाकर, वहां आज टेंटों के अंदर एसी लगे मिलेंगे। ये किसान का कभी भी बर्ताव नहीं रहा है देश के अंदर। आज वहां बड़ी बड़ी ट्रॉलियों के अंदर पूरे एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, उसमें वहां कांग्रेस के लोग हैं, वहां उन राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो इस किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक मैं आता हूं। सुनिए, मैं लौटूंगी आपके पास मोहनलाल जी। फिलहाल मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं लौटूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मुद्दा महंगाई का आज उठाया है, जिसमें हम तमाम बातें कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। मोहनलाल जी, मैं आपकी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। सर, आपने कहा कि वहां किसान एसी लगाकर बैठे हैं, आप ही ने ये बातें कही है, आप ही की सरकार बात करती है कि हमने किसानों की स्थिति बेहतर की है, आपकी सरकार ये बात कहती है। तो जब आपने किसानों की स्थिति बेहतर कर ही दी है आपके कहने से, तो फिर वहां पर जो किसान है वो क्यों एसी नहीं लगा सकते, क्यों वॉशिंग मशीन नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों वहां पर वो इस तरीके की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या किसान को अधिकार नहीं है? क्या किसान नाम से ही सिर्फ ये झलकता है कि उसको गर्मी में ही रहना है, उसको इसी तरीके से धूप में सड़ना मरना है, क्या वो एसी में नहीं बैठ सकता? मुस्कान जी, आपका तर्क एकदम ठीक है। मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि वो जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वहां वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग हैं, या जो किसान और
सरकार के बीच में जो हम अगर देसी भाषा में बात करें तो जो जो फसल के ऊपर लाइसेंसिंग का काम करते हैं, इसको हम देसी भाषा में दलाली कि वो करते थे, ये वो लोग हैं, ये आड़ती कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं। जहां तक मेरे किसान की बात है, वो मेरे भारत का किसान है, हमारा अन्नदाता है, उसकी चिंता मैं नहीं, हमारी पूरी सरकार और मोदी सरकार उस बात को कहती है कि मेरे किसान को भी वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक मेट्रो शहर में रहने वाले देशवासी को मिलती है। हमारे किसान के पास एसी भी हो, उसको पूरे 24 घंटे पीने का स्वच्छ पानी मिले, उसको खाने की दिक्कत ना हो, उसको अपने बहन बेटी के ब्याह के लिए ब्याज पे पैसा लेने की जरूरत ना पड़े, उसको अपने खेत में फसल लगाने के लिए किसी साहूकार से पैसा ना लेना पड़े, उसके लिए लोन भी दिया गया, उसके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर किसान सारी सहूलियतों के साथ रहे। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, ये जो बॉर्डर पे लोग हैं ये वास्तव में किसान नहीं है मुस्कान जी। किसान होते तो पूरे देश के अंदर आंदोलन होता। आप और मैं इस बात को जानते हैं और ये राजनीतिक पार्टियां इस पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। खास तौर से पंजाब के अंदर जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ राजनीतिक संगठन है जिन्होंने यहाँ पे डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से आज पूरा देश शर्मसार है। पूरे देश के अंदर एक मैसेज आता है, आप जरा जाइए, आपको चंडीगढ़ जाना हो तो आप किस तरह से परेशानी से गुजरेंगी, कि लाखों लोग वहां किस तरह से रोज परेशान होते हैं। आप गाजीपुर बॉर्डर जाइए, लाखों लोग किस तरह से वहां परेशान होते हैं, उनसे दिल से पूछिए। और उन लोगों से नहीं, वहां जो आसपास हमारे गांव देहात है, जो वहां किसान है, उनसे पूछिए वहां वास्तविकता क्या है, वो किस तरह से परेशानी जूझ रहे हैं। और वहां किसान, अगर वो किसान को परेशानी होती तो बॉर्डर के लगे हुए जहां पे इन्होंने धरना दिया हुआ है, जहां पे इन्होंने टेंट गाड़ रखे, वहां का किसान इनके साथ में क्यों नहीं होता? एक भी गांव दिखा दीजिए मुझे वहां पे, आप सोनीपत बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर के ऊपर, टीकरी बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर एक भी देहात का आदमी हो या एक भी गांव का किसान उनके साथ जुड़ा हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वास्तव में ये वो राजनीतिक दल हैं जो इसके बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। देखिए, मैं वापस हम पेट्रोल डीजल पे आते हैं मुस्कान जी। आज पेट्रोल डीजल का एक तरफ जहां सरकार नियंत्रण कर रही है, क्योंकि पहले की तरह अब ये सरकार के हाथ में नहीं है, अब ये प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। उस समय जब कांग्रेस थी तो पूरी तरह से नियंत्रण कांग्रेस का था, सरकार का हुआ करता था। इन्होंने उस समय पे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि 70,195 करोड़ रुपए सरकार पिछले 5 वर्षों में ऑयल कंपनी को दिए है और 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास अभी और अगले 4 से 5 वर्षों में देने वाली है। ये वो पैसा सरकार की तरफ था जो उस समय की कांग्रेस पार्टी ने जनता को गुमराह कर उनको ऐसा कि भाई 1 रुपए 2 रुपए का तेल रेट ना बढ़ जाए, उसको गुमराह करके सरकार के खजाने से लगातार पैसा कर्ज बढ़ाने का काम किया। आज सरकार बड़ी सफलता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ एक तरफ जहां उधर कंट्रोल कर रही है, नए नए सूत्रों को, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन पे काम हो रहा है, सीएनजी के लगातार हम चेन बढ़ा रहे हैं। हम भारत हमारे अगले 5 से 7 वर्षों में बहुत हद तक तेल को लेके, ईंधन को लेके आत्मनिर्भर हो जाए, उस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ वो पेट्रोल कंपनी, डीजल कंपनियों के ब्याज को और जो मूलधन है उनको कम करने का लगातार काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है, जो अभी भी नजर आ रहा है और आने वाले समय में भी नजर आएगा। ठीक है कुंवर जी, एक बार फिर से आंकड़े बताए हैं मोहन लाल जी ने। अब उन्होंने ये बातें रख दी हैं कि उन्होंने कितने पैसे कहां दिए हैं, और एक बार फिर से घूम फिर कर बात यहीं पर आ गई है कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने उस समय में जिस तरीके से कर्ज बढ़ाया है, वो कर्ज आज चुकता करने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ रही है। सीधे आरोप एक बार फिर से कांग्रेस पर आकर खड़ा होता है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप ये कर सकते थे, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने क्यों नहीं किया? और रही कर्ज की बात, तो आपने हमारे जितनी कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में कर्ज लिया है उससे 2200 गुना आपने कर्ज ले लिया है। और इसका अंदाजा आप लगाइए, 60 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस पार्टी का बैलेंस 198 करोड़ है और 7 साल जो पार्टी सरकार में है उसका 2200 करोड़ है। और कैसे आप देश को बेच रहे हैं ये भी जान लीजिए। अभी ये कह रहे थे देश के किसान एसी में सोते हैं। अच्छा लगा कि आप देश के किसानों को भूखे नंगे फटे हाल देखना चाहते हैं। यदि देश का किसान बॉर्डर पर नहीं था तो 12 दौर क्या आप दलालों से बात करने गए थे? 12 दौर की बातचीत जो आपने की। अभी सुरक्षा के घेरे में आप जो जंतर मंतर ले आते थे,
तो वो किसान नहीं थे। आपके ही प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों ने कहा कि किसान संसद जो चल रही है वो सौहार्द पूर्वक चल रही है, किसान वहां पर हिस्सा ले रहे हैं। आप पहले तय कर लीजिए कि किसान है कि आतंकवादी है, बिचौलिए है कि किसान है। और एक बात स्पष्ट है, हॉकी के जो अभी खिलाड़ी हैं उनमें से 7 खिलाड़ियों के पिता सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। तो क्या वो भी आतंकवादी जिस पर आप सीना कूट रहे हैं? खेल पर आपने 230 करोड़ का बजट आपने काट दिया, वो आप नहीं बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि हमने 76 खरब रुपया विश्व बैंक से कोरोना के लिए लिया। आप ये नहीं बताएंगे कि 23 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल का जीएसटी कलेक्शन होता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं ऐसी नीतियां बनाई हैं कि ठीक है। देश का बेड़ा गर्क हो गया। जी, अभी ठीक है कुंवर जी, हाल के ठीक है संसद जी। में आपकी बात सुनेंगे पूरी, मैं लौटूंगी मोहन जी आपके पास भी, तमाम बातों पर जवाब आपसे लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा, जिसको लेकर सीधे रुख गेस्ट की ओर कर लेते हैं। मोहनलाल जी, जिस तरीके से कुंवर सिंह जी ने अब कई आरोप आप पर लगाए हैं, आप बहुत ध्यान से उनको सुन भी रहे थे, अब आपसे उन तमाम आरोपों पर जवाब चाहेंगे। देखिए मुस्कान जी, मैं बिल्कुल, एक तो सबसे पहले कुंवर सिंह जी को जरा याद दिला दें कि इस देश को गिरवी रखने का काम जब पीएन नरसिम्हा राव की सरकार ने किया 91 से लेकर 96 तक, वो देश और दुनिया ने देखा है कि किस तरह से हमारा सोना, अपना सोना देश का, मतलब अपनी प्रगति करने के बजाय, अपने देश को आगे बढ़ाने के बजाय किस तरह से देश के सोने को गिरवी रख के देश चलाने का काम इनकी सरकार ने किया। हम सब भली भांति जानते हैं कि अरहर की दाल 200 रुपए तक किस तरह से इनकी सरकार में आसमान तक पहुंची। हम सब जानते हैं महंगाई का कभी कंट्रोल कांग्रेस कर नहीं पाई। 100 रुपए किलो प्याज अगर बिकी है तो इन्हीं की सरकार में बिकी है। ये पूरी दुनिया ने और पूरे देश ने देखा हुआ है। आज एक तरफ जहां इनके किए हुए कर्मों को ठीक करने का काम सरकार कर रही है, वहीं देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने का काम भी सरकार ने किया है। वहीं पे जो लेकिन महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही है ना सर, मुद्दा ही तो यही है कि महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही है। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए पिछले कितने लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो जो 800 रुपए में सिलेंडर बिकता था वो 1600 का हो गया है। सर मुस्कान जी, आज भी देश के अंदर जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत 5 से 10 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ी है। दूसरी बात, आप आज बार-बार डीजल पेट्रोल की बात करते हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत आज ही, घरेलू सिलेंडर की कीमत आज सुबह ही 25 रुपए बढ़ी है। आप 5 से 10 की बात कर रहे हैं। मैंने आप अभी 1600 रुपए की बात कर रही थी, तब मैंने आपको ध्यान दिलाया कि वो कमर्शियल सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घरेलू, जो घरों में बहनों के लिए, माताओं के लिए जो सिलेंडर यूज करती हैं, जो बेसिकली कांग्रेस की जो नीति रही है वो रही है ऊपर के 10% लोगों की महंगाई दूर करना। हम बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, वो नीचे देश की जनता, जो 138 करोड़ के आसपास, उसमें से 120 करोड़ 125 करोड़ जनता जो आज भी गरीबी में रहती है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, हम उसकी बात करते हैं। सिलेंडर बांटने का काम किया था, इसी वजह से आपने जनता को सिलेंडर बांटने का काम किया था, और वो सिलेंडर बांट रही है और वो जनता फेंकती नजर आ रही है। क्योंकि जब सिलेंडर ही इतना महंगा हो गया है तो आखिर वो एलपीजी भरवाएंगे कहां से? एलपीजी इतनी महंगी हो गई है। अब जो 14.2 किलो का सिलेंडर है वो 800 रुपए से ऊपर बिक रहा है सर, 850 से ऊपर। क्या मुस्कान जी, क्या इस देश के अंदर 9 करोड़ गरीबों को और बहनों को, जिनकी टीवी की वजह से जो बीमार होकर अपनी अल्पायु में चली जाती थी, जिनकी आंखें खराब अल्पायु में हो जाती थी, आज 9 करोड़ बहनों को अगर सुरक्षित करने का काम सिलेंडर फ्री देके किया है, तो क्या ये कांग्रेसियों को बात बुरी लगती है क्या? ये हमारे को बताएं कि इसमें दिक्कत क्या है? अभी हमने, बहुत अच्छी बात है, सुनिए, आपने सिलेंडर फ्री दिया, अच्छी बात है, लेकिन जब एलपीजी ही इतनी महंगी हो गई है, जनता वापस से वो सिलेंडर भरवा ही नहीं रही है, जनता फिर से चूल्हे उस पर आ गई है, वो एक बार फिर से तंदूर पाकर अपना काम चला रही है, लकड़ियों पर, अपना ईंधन पर अपना काम चला रही है। तो दिक्कत तो यही है ना सर, आप कोशिश इतनी कर रहे हैं तो महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। कुंवर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। मुस्कान जी, भाई साहब से जरा पूछ लीजिए कि आप जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाते हैं, इन्होंने अभी देश की सरकार में राज्यसभा में इन्होंने
19 बिल लाए और लोकसभा में 20 बिल लाए, जिसमें से 18 बिल पूंजीपतियों के लिए और देश बेचने के लिए बिल आए। आप इनसे पूछिए, जब चुनाव आता है तो गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ते? जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है फिर क्यों बढ़ने लगते हैं? और ये कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, तो 60 साल के पहले वाजपेयी जी ने और भाजपा की सरकार ने ये कभी नहीं कहा था, और उन्होंने तो विकास किया। फिर आपकी ऐसी नीयत है। देखिए, आइडियोलॉजी की बात है मुस्कान जी, इनसे जरा पूछ लीजिए कि पूंजीपति सरकार चला रहे हैं या देश के जनता की चुनी हुई सरकार चला रही है। ये आरएसएस के मुद्दे, यानी आरएसएस की सोच पर देश की सरकार चलती, और आरएसएस की सोच है कि देश की पूंजी चंद पूंजीपतियों के हाथों में दे दो और जनता भूखी रहे। अभी ये कह रहे थे 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन आपने उनको इस लायक बना दिया कि 5 किलो अनाज नहीं खरीद सकते। फिर 850 का सिलेंडर वो कैसे खरीदेंगे? 115 रुपए पेट्रोल कैसे भराएंगे? 100 रुपया डीजल कैसे भराएंगे? और जो खाने का तेल है, जो 80 रुपया किलो था, जस्ट डबल 160 रुपया किलो हो गया। किस चीज में महंगाई नहीं बढ़ी है? आप 7 साल में यही होता है, पढ़ा लिखा आदमी हो, नीति नियत अच्छी हो तो वो देश चलाने का काम करता है, लेकिन जब आप पूंजीपतियों के इशारे पर नीति नियत बनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, बैंक डूब रहे। देखिए, 1974 में इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज वही बैंक आपके नरेंद्र मोदी सरकार डुबा रहे हैं, बेच रहे हैं, बंद हो रहे हैं। देश में 1000 शाखाएं बैंकों की बंद हो गई है। आइडियोलॉजी की बात है। मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं इनसे कि ये बता दें, हम तो गांधीवादी सोच के लोग हैं, ये सावरकर या गोडसे के सोच के आइडियोलॉजी के लोग क्या देश का विकास करेंगे? मोहनलाल जी, सावरकर और गोडसे जैसी सोच के लोग क्या देश का विकास करेंगे? ये सवाल कुंवर सिंह जी ने पूछा है आपसे। दो बातें मैं इनको इससे पहले ये भी बता देता हूं, जो बात कर रहे थे चुनाव में क्यों नहीं बढ़ते, तो साहब आप तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पिछले 7 साल में कितने चुनाव हुए हैं और लगातार जो रेट बढ़ने का काम है वो लगातार होता है, और वो जो रेट बढ़ाने का काम है वो कंपनियां करती हैं। और इस देश के अंदर हर साल के अंदर 1, 2, 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, 4 राज्यों के चुनाव होते हैं। लेकिन अभी और हर हमने साल बंगाल विधानसभा चुनाव देखे, उसमें तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। मैंने कहा ना, मैं लगातार चुनाव होते हैं। जब तो आपको ध्यान में होगा ममता जी, उससे पहले भी रेट बढ़े हैं। उससे पहले जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जब जिला पंचायत के चुनाव हुए, हमारे नीचे के जो चुनाव हुए, छोटे चुनाव हुए, तो उसमें भी रेट का ऊपर नीचे रहा। जब गुजरात के अंदर अभी जब चुनाव हुए उस समय भी रेट ऊपर नीचे हुआ। तो ये देश की ऐसे असंविधान है कि हर रेट ऊपर नीचे भी तो हुआ ना सर, रेट ऊपर हुआ तो नीचे भी तो हुआ, लेकिन अब क्यों ऊपर ही ऊपर होता जा रहा है? अगर आपकी बात को मान ले, रेट ऊपर नीचे हुआ तो अब ऊपर ही ऊपर क्यों होता जा रहा है? अब क्यों नहीं घट रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम? वो तो बताया ना, क्योंकि जो कंपनियों का कर्ज है, कंपनी रेट नीचे करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका खर्च लगातार तो सरकारें क्या कर रही हैं सर? जब जनता इतने बुरे तरीके से पिसती नजर आ रही है महंगाई में, तो सरकारें क्या कर रही हैं? आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चाहे कोई सरकार हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, लेकिन जनता आपके इन आरोप प्रत्यारोप में पिस रही है। वो कहां जाए? उन्होंने चुनकर आपको बिठाया और उसके बाद इस तरीके से वो पिसती जा रही है, तो क्या करेगी जनता? मुस्कान जी, देखिए, मैंने जैसा भी इन्होंने पूछा और आपने भी बात कही, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं। हमारी जो मोदी जी की सरकार है वो गरीबों की सरकार है। चाहे 9 करोड़ सिलेंडर देने की बात हो, देश के अंदर 14 करोड़ शौचालय बनाने की बात हो, देश के अंदर लगभग 40 करोड़ ऐसे लोग जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी या बैंक के अंदर घुसते हुए हिम्मत नहीं करते थे, आज उनके खाते की बात हो। अभी 9.5 करोड़, आपने अच्छा काम किया, उसकी सराहना हुई, लेकिन जो नहीं हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि महंगाई कब होगी, कैसे कम होगी? आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। उपलब्धियां छोड़िए, गिन चुके हैं हम आपकी। फिलहाल जो आपकी उपलब्धि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। महंगाई क्यों लगाम उस पर नहीं लग पा रही है, बात सिर्फ इतनी सी है, और इसी का एक जवाब मैं आपसे चाहूंगी मात्र 30 सेकंड में। देखिए, मैंने कहा हमारी सरकार लगातार इस महंगाई को कैसे कंट्रोल हो उस पे काम हो रहा है, और योजनाबद्ध तरह से हो रहा है।
सरकार ने जो बेसिक चीज सुविधाएं थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, आज भी उनको अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दिया है। या वो महंगाई जो कभी 40 रुपए तक आटा बिका, वो आज भी 23, 24, 25 रुपए के आसपास सामान्य आदमी को सर मिलता है। मेरी आपसे सर मोहन जी, मेरी आपसे राय है, आप एक बार जाकर मार्केट में आटा, तेल, दाल, इन सब के दाम पता करिएगा, उसके बाद दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, उसके बाद दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए, पहले आप रेट देख कर आइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है कुंवर सिंह जी, नहीं लौट पाऊंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन फिलहाल सरकारें जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं कर रही है, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और अब तो एलपीजी में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, ये वाकई इसमें जनता पिसती नजर आ रही है। लेकिन जनता द्वारा चुनी गई सरकारें सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और अपनी राजनीति करती नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।